हेलो स्टूडेंट्स तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एम करीम से फ्रिक्शन के क्वेश्चंस को। और स्टूडेंट अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। स्टूडेंट एम करीम के किसी भी दूसरे चैप्टर के सॉल्यूशन के लिंक या फिर थ्योरी के लिंक आपको प्लेलिस्ट में जाकर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो क्लास शुरू करने के पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है अ बॉडी टेक्स ट्वाइस द टाइम टू स्लाइड डाउन अ रफ इंक्लाइंड सरफेस देन इट टेक्स टू स्लाइड डाउन अ स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस ऑफ सेम इंक्लाइनेशन एंड सेम लेंथ। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द रफ सरफेस इफ द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज 45 डिग्री। चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको दो सिचुएशन दिया हुआ है। एक बार कोई ब्लॉक जो है वो एक रफ इंक्लाइंड सरफेस पे मूव कर रहा है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में दिया हुआ है और इनफैक्ट इसी का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। दूसरा सिचुएशन है जहां पर ब्लॉक जो है एक स्मूथ इंक्लाइंड सरफेस पे मूव कर रहा है। दोनों ही सिचुएशन में लेंथ सेम है। इंक्लाइनेशन का जो लेंथ है मान लेते हैं अगर एस है यहाँ भी तो इसका भी लेंथ यहाँ पर एस हो गया। दूसरा सिचुएशन दिया हुआ है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 45 डिग्री, दोनों में सेम है। साथ ही साथ दिया हुआ है कि अगर स्मूथ सरफेस पे जितना टाइम इसको लगता है यहाँ ऊपर से नीचे आने में उसका डबल टाइम लगता है रफ सरफेस पे। जाहिर सा बात है रफ सरफेस पे तो टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि वहाँ फ्रिक्शनल फोर्स भी एक अपोज करेगा उसको। तो यहाँ पर डबल टाइम अगर इसमें हम मान लेते हैं T1 टाइम है स्मूथ पे, अगर इसका हम टाइम T1 इक्वल्स टू T मान लेते हैं तो रफ पर इसको टाइम कितना लगा T2 इक्वल्स टू T2T। क्लियर है, ये सिचुएशन इतना आपको दिया हुआ है तो ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू निकालना है। क्लियर है। चलिए कैसे सोचेंगे, सबसे पहले जाहिर सी बात है जैसे ही आपने देखा कि भाई डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, कुछ इस तरह का सिचुएशन सब दिया हुआ है। अच्छा दोनों इनिशियली u इक्वल्स टू 0 रेस्ट से दोनों चलना शुरू करता है। क्लियर है, ये सिचुएशन सब आपको जब दिया हुआ है इसका मतलब ये है कि सीधा आपका सबसे पहला जो आपका ध्यान जाएगा वो एस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर जो काइनेमेटिकल इक्वेशन है इस पर ध्यान जाएगा। क्लियर बात है, इतना आपका कॉमन सेंस वर्क करेगा अगर आपने प्रैक्टिस किया है अब तक सही से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया है, आपका यहाँ पर ध्यान जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि भाई ये फॉर्मूले हम लोग तभी यूज कर पाते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो देखना पड़ेगा कि क्या एक्सेलरेशन वगैरह कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। आप जाहिर सी बात है समझ सकते हैं जब ये स्मूथ सरफेस पर मूव कर रहा है अगर इसका मास m मानते हैं तो इस पर एक ही फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा mg साइन थीटा। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन इसका होगा अगर हम इसको a1 मानते हैं स्मूथ के सरफेस में, स्मूथ के केस में, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, इस पर एक ही फोर्स लग रहा है mg साइन थीटा डिवाइडेड बाई इसका मास, मतलब ये हो जाएगा m का टर्म कैंसिल हो जाएगा, मतलब इस केस में जो इसका एक्सेलरेशन है वो g साइन थीटा है। क्लियर बात है। अच्छा इस केस में जो कि कांस्टेंट है आप देख सकते हैं, जी भी कांस्टेंट है, थीटा भी कांस्टेंट है 45 डिग्री, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब इस केस के लिए हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए इस केस में देखते हैं, यहाँ पर देखिए इस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा। एक इस पर ये mg साइन थीटा, हालांकि ये बेसिक चीज़ हम लोग पहले बहुत बार कर चुके हैं। और इधर जो इस पर फोर्स लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा, इस फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू स्टूडेंट हो जाएगा म्यू mg कॉस थीटा। म्यू एन होता है नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू mg कॉस थीटा, एन के बराबर मतलब म्यू mg कॉस थीटा। आप समझ रहे हैं। और यहाँ से आप समझ रहे हैं इसका एक्सेलरेशन अगर हम इसको a1 मानते हैं, अच्छा इसको a1 मान लिए हैं तो ये इन रफ के लिए अगर इसको a2 मानते हैं तो इसका इस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, चूंकि नीचे की ओर आ रहा है तो नेट फोर्स हो जाएगा mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा। इसको नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास करेंगे तो m का टर्म कैंसिल हो जाएगा और सीधे इसका एक्सेलरेशन हो जाता है g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। और ये आपको हम पहले बता चुके हैं, पहले इस तरह का न्यूमेरिकल्स बहुत इसी चैप्टर में हम लोग सॉल्व भी किया, वहाँ पे हम आपको बताए थे। इनफैक्ट ये रिलेशन हम लोग डायरेक्टली यूज भी कर लेते हैं जब रफ इंक्लाइंड सरफेस पे मूव करता है कोई बॉडी तो। और दोनों ही केस में बहुत ही क्लियर है, यहाँ भी देखिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब कि दोनों ही केस के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्लियर बात है। चलिए अब यहाँ पर एक चीज़ और भी हम लोगों को ध्यान में जा रहा है कि भाई दोनों ही सिचुएशन के लिए अगर हम लोग बात करें, ठीक है, मोशन इन वन डायमेंशन में इस तरह से प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करते थे, याद कीजिएगा। तो दोनों ही सिचुएशन के लिए क्या है, यहाँ पर देखिए पहले तो u का टर्म 0 है, u 0 है तो ये टर्म आपका 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, मतलब कि s बराबर हाफ a टी स्क्वायर। यहाँ से ध्यान दीजिएगा हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को क्या निकालना है, म्यू का वैल्यू निकालना है। अच्छा म्यू आएगा कैसे, तो भाई एक्सेलरेशन में म्यू आ रहा है, एक्सेलरेशन में म्यू आ रहा है ना, यहाँ पर एक्सेलरेशन में म्यू आ रहा है। एक तो यहाँ से आया कि एक्सेलरेशन का कुछ यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो म्यू का टर्म आएगा, ठीक है। दूसरा भी एक हम लोगों को टाइम में भी रिलेशन दिया हुआ है, वो चीज़ अभी हम लोग यूज नहीं किए हैं। अगर ये टी टाइम लगा तो ये 2t लगा, ये अभी हम लोग यूज नहीं किए हैं, यहाँ पर ये यूज हो जाएगा। यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 2s डिवाइडेड बाई
टी स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये इस जो डिस्टेंस जो है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट ये है, ये भी दोनों ही सिचुएशन में सेम दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे टू भी कांस्टेंट है, एस भी कांस्टेंट है, मतलब ए जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया टी स्क्वायर के, टी स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। क्लियर है? और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि a1/a2 इक्वल्स टू T2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई T1 का स्क्वायर, लिख सकते हैं इतना। क्लियर है? यहाँ से मैथमेटिकली क्लियर है। और यहाँ से अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हम लोग पहुँच जाते हैं, ये a1/a2 एक्सेलरेशन और टाइम में हम लोगों का रिलेशन यहाँ पर आ गया है, इक्वल्स टू T2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई T1 का स्क्वायर, T1 का स्क्वायर। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही एक्सेलरेशन का वैल्यू लिखेंगे मेरा म्यू वाला टर्म आएगा, बाकी सब चीज़ हम लोगों को पता है, जी पता है, थीटा पता है, जी थीटा सब पता है, T2 और T1 में रिलेशन पता है, टी टर्म कैंसिल हो जाएगा। देखिए हम बहुत आसानी से A1 हम लोग लिख देते हैं जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई, ये हो गया जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। चलिए ठीक है। अच्छा यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये T2 का स्क्वायर, T2 का स्क्वायर कितना है, T2 का स्क्वायर मतलब 4t स्क्वायर, 4t स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा 4t स्क्वायर और डिवाइडेड बाई T1 का स्क्वायर, T1 कितना है, t है, तो ये t का स्क्वायर, यहाँ से ये t कैंसिल हो गया तो ये आपका 4 आ गया। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये जी साइन थीटा इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 वाला उधर चला गया तो 4g साइन थीटा माइनस 4 म्यू जी कॉस थीटा, 4 म्यू जी कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व बहुत आसानी से कर लेंगे। क्यों आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ध्यान दीजिए, एक तो सब तरफ जो है जी का टर्म कैंसिल हो गया, जी, साथ ही साथ साइन थीटा कॉस थीटा भी टर्म कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का भी वैल्यू 1/√2, कॉस 45 डिग्री का भी वैल्यू 1/√2, मतलब कि इनफैक्ट यहाँ से सीधे ये जी साइन थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, 1 इधर बच जाएगा, इधर जी साइन थीटा गया तो ये 4 बच जाएगा, इधर माइनस 4 म्यू और जी कॉस थीटा। क्लियर है? चूंकि जी कॉस थीटा साइन थीटा सबका वैल्यू बराबर है, सब इधर कैंसिल होकर ये मेरा फाइनली रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ से आप समझ सकते हैं ये 4 म्यू का अगर इधर हम लोग ले आते हैं तो ये हो जाएगा 4 म्यू इक्वल्स टू 3, इसलिए म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/4, मतलब ये हो जाएगा 0.75 इज योर आंसर। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है एन इंजन ऑफ मास 10⁵ kg इज मूविंग अप एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ ग्रेडियंट 5 डिग्री एट अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर आवर। द इंजन हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 4% फॉर कन्वर्टिंग हीट इनटू वर्क। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ होल द इंजन हैज टू बर्न अप इन 1 आवर इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन इंजन एंड रेल इज 0.1, बर्निंग ऑफ 1 कोल यील्ड्स 50,000 जूल। चलिए ठीक है। स्टूडेंट क्या क्या दिया हुआ है और सिचुएशन में हम लोगों को निकालना क्या है, ये एक चीज़ इनफैक्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और मास का भी वैल्यू यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ये मास का जो वैल्यू है 10⁵ kg, 10⁵ kg आपको मास का वैल्यू दिया हुआ है। चलिए ठीक है, ओके। क्वेश्चन समझते हैं स्टूडेंट, समझिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक इंजन जो है एक रफ इंक्लाइंड सरफेस पे, जिसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 5 डिग्री आपको दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 का वैल्यू दिया हुआ है, इस रफ इंक्लाइंड सरफेस पे इस तरह से ऊपर की ओर जा रहा है। कितने स्पीड से जा रहा है? 100 मीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ये आपको सिचुएशन में दिया हुआ है, इसका मास भी दिया हुआ है। चलिए, तो और भी हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है, इंजन का इफिशियंसी दिया हुआ है 4% और 1 किलोग्राम कोल। अब जैसे ये इंजन है तो इसमें आपने पुराने ज़माने में आप याद कीजिए, आपने बहुत से मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि जैसे मान लीजिए ट्रेन जा रहा है तो उसमें क्या है कि कोल को इस तरह से हम लोग कोयला को जलाते जाते हैं। तो कोयला को जलाते जाते हैं, क्या होता है कि कोयला से जो जल रहा है तो हमको एनर्जी मिल रहा है। कौन सा एनर्जी मिल रहा है? हीट एनर्जी मिल रहा है। अब उस एनर्जी का ही यूज किया जाता है उसको आगे बढ़ाने में, मतलब वर्क करने में एनर्जी का यूज करते हैं, हीट एनर्जी का यूज। तो यही समझिएगा यहाँ पर। यहाँ क्या है कि इसके अंदर जैसे मान लीजिए लेबर वगैरह होंगे, बहुत से लोग होंगे, तो वो क्या है कि कोयला को जला रहे हैं, लगातार कोयला को जला रहे हैं। उस कोयला से हमको क्या हो रहा है? हीट एनर्जी मिल रहा है। हीट एनर्जी के चलते इसमें क्या हो रहा है? ये वर्क कर पा रहा है। अच्छा, ये वर्क क्यों करना पड़ रहा है इसको समझिएगा, क्योंकि ये रफ इंक्लाइंड सरफेस में मूव कर रहा है। रफ इंक्लाइंड सरफेस में मूव कर रहा है तो इसको वर्क करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट में? इस पर जो फोर्स लग रहा है, अपोजिंग नेचर का इस पर फोर्स लग रहा है। अच्छा, इस पर 2 फोर्स लग रहा है, आप समझिएगा। इस पर एक फोर्स जो है ये mg साइन थीटा लगेगा, क्योंकि ये ऊपर की ओर जा रहा है इतना मीटर के स्पीड से, पर आवर की स्पीड से, और अपोजिट डायरेक्शन पर नीचे की ओर इसका mg साइन थीटा, mg का वेट एक mg साइन थीटा नीचे की ओर लग रहा है। और साथ ही साथ इस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा होगा? म्यू mg कॉस थीटा।
अब ये म्यू एम जी कॉस थीटा आप समझ रहे हैं कैसे है, म्यू एन होता है नॉर्मल डायरेक्शन का वैल्यू, यहाँ पे एम जी कॉस थीटा के बराबर होगा। तो ये दो फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसी फोर्स के अगेंस्ट में इसको वर्क करना पड़ेगा, तभी तो ये ऊपर जाएगा। क्लियर है? तो यही यहाँ पर सिचुएशन दिया हुआ है, इंजन का इफिशियंसी 4% दिया हुआ है। कहने का क्या मतलब हुआ समझिएगा, इंजन का इफिशियंसी 4% है, मतलब कि जितना उसको हीट एनर्जी मिल रहा है उसका 4% ही वर्क में ये कन्वर्ट कर पा रहा है। मतलब कि ये हीट एनर्जी जितना मिल रहा है उसका 4% वर्क में कन्वर्ट कर पा रहा है। इसका मतलब कि वर्क जो है वो हीट एनर्जी का 4% है, मतलब 4/100। क्लियर है? जितना हीट एनर्जी है उसका 4% मतलब 4/100 इतना ही वर्क में कन्वर्ट हो पा रहा है, उतना ही वो वर्क में यूज कर पा रहा है। क्लियर है? मतलब यहाँ से ये समझिएगा, अगर हीट एनर्जी को हम H से रिप्रेजेंट करें तो 4/100 ये H/25 आ जाएगा। ये वर्क इक्वल्स टू, मतलब कि वर्क इक्वल्स टू H/25। तो यहाँ से हम लोग को मिल गया कि भाई वर्क और हीट में हम लोगों को रिलेशन मिल गया। क्लियर है? कि जितना हीट एनर्जी हुआ उसका 1/25 जो है वो वर्क में कन्वर्ट होगा। ये जो अभी डेटा दिया हुआ है उसको हम लोग समझ रहे हैं। दूसरा हम लोग को एक डेटा और दिया है कि 1 किलोग्राम कोयला जब जला रहे हैं तो इतना एनर्जी उस कोयला से मिल रहा है। ये मतलब कौन सा एनर्जी मिल रहा है, ये हीट एनर्जी मिल रहा है, मतलब इसको हम H से रिप्रेजेंट कर देते हैं, H लिख देते हैं। 1 किलोग्राम कोयला से इतना हीट मिल रहा है। तो हम लोगों को निकालना क्या है स्टूडेंट, और कुछ दिया हुआ है नहीं। अब देखते हैं निकालना क्या है। अमाउंट ऑफ कोल रिक्वायर्ड इन 1 आवर, 1 घंटा में कितना कोयला जलाना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं ये इंजन जो है इस रफ इंक्लाइन सरफेस पे ऊपर की तरफ 100 मीटर पर आवर के स्पीड से मूव करे। तो उसके लिए हमको कोयला जलाना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा इस फोर्स के अगेंस्ट में। तो कितना कोयला जलाना पड़ेगा, यही हम लोगों को निकालना है। क्लियर है सिचुएशन? चलिए अब हाउ टू थिंक, कैसे सोचेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट, समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग पीछे की तरफ से बढ़ते हैं भाई, क्योंकि एक डेटा हम लोगों को दिया हुआ है, यही हम लोगों का बेस बनेगा कि कैसे सोचेंगे। अमाउंट ऑफ कोल रिक्वायर्ड इन 1 आवर, ध्यान दीजिएगा 1 घंटा में कितना कोयला जलाना पड़ेगा। और यहाँ हम लोगों को दिया हुआ है कि भाई 1 किलोग्राम कोयला से इतना जूल एनर्जी मिलता है। तो अगर हम ये निकाल लें कि हीट एनर्जी हमको 1 घंटा में कितना चाहिए, 1 घंटा में कितना हीट एनर्जी अगर हमको चाहिए, ये अगर हम निकाल लें, ठीक है, तो वहाँ से हम लोग निकाल लेंगे ना, चूंकि 50,000 जूल के लिए 1 किलोग्राम कोयला चाहिए। तो अगर हम निकाल लेंगे कि सपोज कीजिए कि 1 घंटा में हमको 25,000 चाहिए, इसका मतलब 0.5 किलोग्राम कोयला चाहिए। समझ रहे हैं? तो हमारा टारगेट होगा कि हीट एनर्जी हम निकाल लें कि 1 घंटा में कितना हीट एनर्जी हम लोगों को चाहिए। ठीक है? अच्छा, अब ये हीट एनर्जी कैसे हम लोग निकालेंगे, कोई डेटा नहीं है यहाँ पर दिया हुआ हीट एनर्जी वगैरह निकालने के लिए। तो हीट एनर्जी में अभी हम लोग देखिए इसका एफिशिएंसी से कि वर्क और हीट में हम लोगों को रिलेशन पता है, और वर्क हम यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं। वर्क आसानी से निकाल सकते हैं। वर्क कैसे आसानी से निकाल सकते हैं, समझिए। 1 घंटा में हमको हीट एनर्जी चाहिए, क्योंकि 1 घंटा में हीट एनर्जी निकाल लेंगे तो कोयला का वैल्यू मिल जाएगा हम लोगों को, कितना कोयला चाहिए। तो 1 घंटा में हीट एनर्जी कितना चाहिए, उसके लिए हम 1 घंटा में कितना इसको वर्क करना पड़ा, ये हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? वर्क डन, समझिएगा यहाँ पे ये वर्क डन इन 1 आवर, 1 आवर में इसको कितना वर्क करना पड़ेगा, इस इंजन को कितना वर्क करना पड़ेगा, ये हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे भाई, ये किसके अगेंस्ट में वर्क कर रहा है, यही 2 फोर्स के अगेंस्ट में वर्क कर रहा है। ये दोनों फोर्स का वैल्यू हम लोगों को पता है, यहाँ सब चीज़ पता है, एम पता है, साइन थीटा पता है, सारा चीज़ पता है, फोर्स पता है। और 1 घंटा में ये कितना मूव करेगा, ध्यान दीजिए इसका स्पीड दिया हुआ 100 मीटर पर आवर का मतलब 1 घंटा में ये 100 मीटर चलेगा। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है भाई, किसके अगेंस्ट, इसी 2 फोर्स के अगेंस्ट में वर्क कर रहा है, मतलब फोर्स है आपका mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो 100, इतना डिस्प्लेसमेंट है। अब हम लोगों को देखिए वर्क का वैल्यू निकल गया, 1 घंटा में इसको कितना वर्क करना पड़ेगा। इसीलिए हीट एनर्जी, अब 1 घंटा में कितना हीट एनर्जी चाहिए, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड इन 1 आवर, ध्यान दीजिएगा 1 घंटा में अब कितना इसको हीट चाहिए, ये आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। जितना वर्क किया उसका 25, तो भाई इतना जो वर्क किया है ना, mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा इंटू 100 इंटू 25, इतना जूल इसको एनर्जी चाहिए।
1 घंटा में इतना जूल हीट एनर्जी चाहिए। अब हम लोग को ये दिया हुआ है कि भाई इतना जूल हीट एनर्जी 1 किलोग्राम कोयला से मिलता है, तो इतना जूल हीट एनर्जी कितना किलोग्राम कोयला से मिलेगा, तो इतना में हम 50,000 से डिवाइड कर देंगे। आप समझ रहे हैं ना, 1 जूल इक्वल्स टू इतना किलोग्राम कोयला, तो इतना जूल इक्वल्स टू इतना बाई 50,000 हो जाएगा। क्लियर है? इसीलिए अमाउंट ऑफ कोल रिक्वायर्ड, क्लियर है, अमाउंट ऑफ कोल क्वेश्चन में बहुत कुछ खास नहीं था, बस थोड़े से क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लेना था और क्या क्या डेटा दिया हुआ है वहाँ से बहुत आसानी से आप यहाँ से बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ कोल रिक्वायर्ड, जितना जो हीट एनर्जी हमको 1 घंटा में चाहिए उसमें 50,000 से डिवाइड कर देते हैं, तो भाई ये हो जाएगा mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा इंटू 100 इंटू 25। 1 घंटा में इतना हीट एनर्जी चाहिए और इसमें हम 50,000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये मेरा इतना किलोग्राम 1 घंटा में हमको कोयला चाहिए। क्लियर है? चलिए अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, भाई देखिए सबसे पहले सबका वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए जी साइन थीटा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू 5 डिग्री दिया हुआ है, तब तो सबको लिखना पड़ेगा। एम यहाँ पर कॉमन है, एम कॉमन है और एम का वैल्यू आपको दिया हुआ है 10⁵ kg, तो 10⁵ को बाहर हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए ब्रैकेट वाला में लिखते हैं जी साइन थीटा, एम जी कॉमन है इनफैक्ट, तो यहाँ पर लिखते हैं साइन 5 डिग्री बच गया, प्लस ये म्यू कॉस थीटा बच गया अंदर में, म्यू कॉस थीटा, म्यू का वैल्यू 0.1 कॉस 5 डिग्री, ठीक है, इंटू ध्यान दीजिएगा mg अभी नहीं लिखे, तो mg का वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, m का वैल्यू 10⁵ kg, g का वैल्यू 9.8, फिर ये 100 इंटू 25 बचा हुआ था, 100 इंटू 25, ऊपर में इतना हो गया डिवाइडेड बाई नीचे में ये हो गया 50,000। क्लियर है? और इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो सॉल्व करने के बाद लगभग इसका वैल्यू इतना आ जाता है स्टूडेंट। यहाँ पर समझिएगा बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये 50,000 को 5 इंटू 10⁻⁴ कर दीजिएगा और इसको और इतना को आसानी से आप सॉल्व कीजिएगा, इतना वैल्यू आ जाता है। क्लियर है? साथ ही साथ साइन 5 डिग्री का वैल्यू देखिए 0.09, कॉस 5 डिग्री का वैल्यू 0.99, और यहाँ से इसको सॉल्व करने पर आप आंसर पे पहुँच जाएंगे बहुत आसानी से। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है स्टूडेंट, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज पुल्ड बाय अ फोर्स P एज शोन इफ द फ्रिक्शनल फोर्स इज 5 न्यूटन एंड इफ द ब्लॉक मूव्स अप द प्लेन विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फोर्स P। चलिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या सिचुएशन दिया हुआ है, एक ब्लॉक जिसका मास आपको 10 kg दिया हुआ है, ये एक रफ इंक्लाइन सरफेस पे जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री लग रहा है और उस पर एक फोर्स P वैल्यू का इस तरह से 30 डिग्री पे लग रहा है, ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, और इस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स, ऑब्वियसली फ्रिक्शनल सरफेस पे, रफ सरफेस पे चल रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है उसका वैल्यू दिया हुआ है, तो इस P का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। क्लियर बात है? चलिए मतलब इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है कि भाई एक 10 kg का ब्लॉक है जो एक रफ इंक्लाइन सरफेस पे मूव कर रहा है, जिस पर इतना वैल्यू का फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो उस पर कितना वैल्यू का फोर्स लगाया जाए 30 डिग्री एंगल पर कि वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करे। एक ही बात है। चलिए ठीक है, समझते हैं। यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है, कौन कौन सा फोर्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि नेट फोर्स अप द इंक्लाइन, ये ऊपर की ओर मूव कर रहा है, इतना एक्सेलरेशन से देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सबसे पहले A इक्वल्स टू इतना एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर लग रहा है, तो नेट अपवर्ड फोर्स यहाँ पर कहने का मतलब है फोर्स अप द इंक्लाइन, इस डायरेक्शन में। अपवर्ड वहाँ पे मोशन ग्रेविटी वाला दिमाग में नहीं आ जाना चाहिए, वो उस सेंस में लिख रहे हैं नेट अपवर्ड फोर्स। अच्छा यहाँ पे और क्लियर कर देते हैं, अप द इंक्लाइन, ठीक है, आप जैसे भी लिखिए डिवाइडेड बाय इसका मास, यही ना होगा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू इतना। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेट फोर्स ऊपर की ओर इस पर कितना लग रहा है। यहाँ पे हम लोग इस तरह से ऐसा सोचें कि भाई हम डायरेक्टली ऐसा लिख दिए, बहुत ही आसान है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमको ऊपर की ओर इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इस पर मास दिया हुआ है। अच्छा, इस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा वो सब हम फोर्स का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, और इसीलिए हमने डायरेक्ट अपना ये इक्वेशन हम लोग यूज कर लिए, न्यूटन सेकंड लॉ, A इक्वल्स टू F/m। अब यहाँ पे फोर्स का वैल्यू नहीं निकाल सकते। देखिए कौन कौन सा इस पर फोर्स लग रहा होगा, ऊपर की ओर ये जा रहा है एक फोर्स इस पर mg साइन थीटा, तो बहुत आसानी से आप लिख देंगे mg साइन थीटा लग रहा होगा, ठीक है। साथ ही साथ इस पर इस डायरेक्शन में ऊपर की ओर जा रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू आप लिख सकते हैं यहाँ पे म्यू mg cos थीटा होगा, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली आपको फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू दे दिया गया है 5 न्यूटन। ये 5 न्यूटन का फोर्स एक नीचे की ओर इधर लग रहा होगा। अच्छा, और ऊपर की ओर इस डायरेक्शन में, क्योंकि हमको मतलब है सिर्फ और सिर्फ ये इस जो इंक्लाइन सरफेस है इसके पैरेलल में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, इससे हमको मतलब है। तो इस डायरेक्शन में इस पर एक फोर्स लग रहा होगा, इस फोर्स का वैल्यू हो जाएगा P cos 30 डिग्री, आप समझ गए।
क्लियर, यही इतना फोर्स। तो नेट फोर्स ऑफ द इंक्लाइन कितना हो जाएगा, देखिए ऊपर की ओर लग रहा है तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, P cos 30 डिग्री माइनस माइनस, ये दोनों फोर्स को माइनस कर दीजिए, माइनस mg साइन थीटा माइनस mg साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू डायरेक्ट 30 डिग्री रखते हैं, 30 डिग्री माइनस ये 5 फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाई इसका मास। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको एक्सेलरेशन का भी वैल्यू इनफैक्ट दिया हुआ है कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। एक ही अननोन आपके पास P बच जाएगा cos 30 डिग्री, P cos 30 डिग्री माइनस M का वैल्यू आपको दिया हुआ है 10, G का वैल्यू 9.8 साइन 30 डिग्री माइनस 5 डिवाइडेड बाई M का वैल्यू 10। आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ P अननोन है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद S20 का वैल्यू लगभग 120 न्यूटन आ जाता है। कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आता है कि सर आप डिटेल मैथमेटिकल जो स्टेप्स होते हैं उसको भी सॉल्व कीजिए। तो भाई यहाँ पर हम डिटेल सॉल्व करते हैं, और आप चूंकि आप 11-12 में पढ़ रहे हैं, आप समझ सकते हैं जब मैंने डिटेल यहाँ पर बना दिया एक एक एकदम बिल्कुल काफ़ी डिटेल से, तो कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन वाला चीज़ रहता नहीं है, जब सारे स्टेप्स को मैंने लिख दिया, आप देख सकते हैं। क्लियर है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर होगा, 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है स्टूडेंट, इन द फिगर शोन कैलकुलेट द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड व्हिच विल जस्ट मूव द ब्लॉक अप द प्लेन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.25 एंड g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर सिचुएशन क्या दिया हुआ है, एक ब्लॉक है 10 kg का ब्लॉक है जो इस तरह से एक रफ इंक्लाइन सरफेस पे, इसको हम लोगों को क्या कराना है, मूव कराना है, जस्ट मूव वाले सिचुएशन में इसको लाना है। तो इस पर कितना मिनिमम वैल्यू का फोर्स लगाया जाए, यही हम लोगों को निकालना है। अब यहाँ पर और क्या क्या दिया हुआ है, ये दोनों लेंथ आपको दिया हुआ है ब्लॉक के हिसाब से, भाई ये 3 है, ये 4 यूनिट है, इस तरह से ये लेंथ दिया हुआ है। ये जो रफ इंक्लाइन सरफेस पे मूव कर रहा है उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है। मिनिमम फोर्स पूछ रहा है कि मिनिमम कितना फोर्स लगाया जाए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इनफैक्ट इस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा। अगर ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है तो इस पर एक फोर्स इधर लगेगा, सबसे पहले तो भाई mg साइन थीटा ये तो लगेगा ही। दूसरा इस पर लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स स्टूडेंट जो लगेगा आप समझ सकते हैं जस्ट मूव वाले सिचुएशन में, भाई तो mg साइन थीटा ये तो फिक्स है, ये कहीं भी रहे किसी भी सिचुएशन में इस पर इस डायरेक्शन में mg साइन थीटा लगेगा। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। तब उस केस में ये जस्ट मूव वाले सिचुएशन में आएगा, और जब चलने लगेगा तो यहाँ पर ये काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाता है, आप समझ रहे हैं। तो ये मान लेते हैं ये लिमिटिंग फ्रिक्शन Fs मैक्स वाला सिचुएशन है, यही दो फोर्स लगेगा। मतलब कि P का वैल्यू एक्चुअल में ये दोनों फोर्स का जितना वैल्यू है उसके सम के बराबर होना चाहिए, मिनिमम उतना होना चाहिए। ठीक है, तब ये जस्ट मूव वाले सिचुएशन में आ जाएगा, क्योंकि mg साइन थीटा फिक्स है और Fx मैक्स का जो वैल्यू होता है वही इतना वैल्यू होता है जो जस्ट मूव वाले सिचुएशन में बॉडी को ले आता है। क्लियर है, मतलब कि यहाँ से इतना सोचने के बाद हम लिख सकते हैं कि P का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा, mg साइन थीटा प्लस Fx मैक्स। Fx मैक्स यहाँ पर क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। अब देखिए ये P का डायरेक्ट अब हम लोग मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं, ये mg साइन थीटा हो गया, और Fx मैक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इसको म्यू s भी आप लिख सकते हैं, स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स आप समझ रहे हैं, इसका नॉर्मल फोर्स कितना होता है, नॉर्मल डायरेक्शन mg cos थीटा। ये सब बहुत बार हम लोग पहले भी कर चुके हैं, कुछ भी नया नहीं है, इतना हम लोग सोच लिए। चलिए यहाँ से हम लोग इसका P का वैल्यू निकालते चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर mg तो आपका कॉमन हो गया, तो mg आपका कॉमन हो गया, ये हो गया साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। चलिए अब क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, m का वैल्यू हम लोगों को पता है 10 kg, g पता है, g का वैल्यू 10 लेना है, यहाँ पे म्यू का वैल्यू पता है हम लोगों को 0.25, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू पता नहीं है। तो उसके लिए अब एक डेटा पे हम लोगों का ध्यान जाएगा जो कि हम लोग अभी तक यूज नहीं किए, ये 3 है और इसका लेंथ 4 है। अब आप समझ सकते हैं, ये देखिए इसके पैरेलल है, ये जितना एंगल होगा, जितना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा उतना ही एंगल ये भी होगा। तो हम लोगों को यही निकालना था ना, साइन थीटा या कॉस थीटा निकालना है। अब देखिए, अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान दीजिए, ये आपका ये अगर ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, तो ये जो क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, और इस हाइपोटेनियस का लेंथ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप निकाल सकते हैं हाइपोटेनियस का लेंथ क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, √बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। समझ रहे हैं। चलिए अब जब यहाँ पे इस राइट एंगल ट्रायंगल में सबका वैल्यू पता है तो यहाँ से हम नहीं निकाल सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4/5, और कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस बाई हाइपोटेनियस मतलब 3/5। ये दोनों का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ से देखिए हम लोगों का सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। एम का वैल्यू है 10 kg, जी का वैल्यू 10 लेना है,
यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट 4/5, ये हो गया 4/5 प्लस म्यू का वैल्यू है कितना 0.25 का मतलब स्टूडेंट कितना हो गया 1/4, 25 डिवाइडेड बाई 100 1/4 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना है स्टूडेंट हम लोग निकाल लिए हैं 3/5, तो ये हो गया 3/5। चलिए ये हो गया आपका 100 हो गया, अंदर में आ गया 4/5 प्लस 3/20, यहाँ से बहुत आसानी से ये सॉल्व होते चला जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20, ये 16, ये 3 मतलब ये 5 गुने 19 मतलब ये 95 न्यूटन इज योर आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है स्टूडेंट, अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 1 मीटर रेस्ट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल हैविंग रफ सरफेस, इफ 25 सेंटीमीटर ऑफ इट्स लेंथ रिमेन्स हैंगिंग डाउन द एज ऑफ द टेबल, देन कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। स्टूडेंट यहाँ पर इस सिचुएशन में आपको क्या दिया हुआ है, एक यूनिफॉर्म चेन है मतलब उसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलिए ठीक है, उसका टोटल लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर दिया हुआ है और साथ ही साथ ये दिया हुआ है कि 25 सेंटीमीटर उसका लेंथ जो है वो इस तरह से हैंगिंग है नीचे की तरफ, ठीक है, और ये रेस्ट पोजीशन में है। तो हम लोगों को निकालना क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, म्यू निकालना है, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। अब भाई 25 सेंटीमीटर जब नीचे की तरफ है तो आप समझ सकते हैं 75 सेंटीमीटर पार्ट जो है ये इसका ऊपर की तरफ होगा। चलिए अब जब चूंकि ये रेस्ट में है, इसका मतलब है कि इसका इतना जो इधर का जो मास होगा, मान लेते हैं इधर का मास कितना है, अब हम लोगों को मतलब मास का जरूरत पड़ेगा और म्यू का वैल्यू निकालना है तो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू लिखना पड़ेगा। जब फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू लिखेंगे तो म्यू इंटू एन नॉर्मल रिएक्शन एन मतलब ये इतना पार्ट का जो मास है, फिर इसका जरूरत पड़ेगा। मतलब यहाँ से कैसे कैसे सोच रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो एक बात तो क्लियर है कि हम लोगों को इतना पार्ट का कितना मास है, इतना पार्ट का कितना मास है, ये सब डेटा का हम लोग को जरूरत पड़ेगा। बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए यूनिफॉर्म चेन है और इसका टोटल लेंथ कितना दिया हुआ 1 मीटर। 1 मीटर कहने का मतलब 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर का लेंथ अगर टोटल हम इसका मास मान लेते हैं m, टोटल मास अगर हम m मान लेते हैं तो 25 सेंटीमीटर का मास कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर का मास हो जाएगा m/100 इंटू 25 मतलब m/4 हो जाएगा। इतना पार्ट का मास कितना हो जाएगा, m/4 हो जाएगा। क्लियर है। और ये ऊपर वाला जो पार्ट है 75 सेंटीमीटर, इसका मास कितना हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर का मास कितना हो जाएगा m/100 इंटू 75। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 3m/4। मतलब ये वाला जो पार्ट है इसका मास है आपका 3m/4। आप समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, अब सारे फोर्स को दिखा देते हैं। चूंकि ये रेस्ट में मतलब सब नेट फोर्स इस पर 0 लग रहा होगा। एक फोर्स इतना का जो इसका जो मास है, इसका जो वेट होगा नीचे की तरफ लग रहा होगा, इसका मास कितना है m/4 मतलब नीचे की तरफ इस पर फोर्स लग रहा होगा m/4 इंटू जी। क्लियर बात है। और उसके चलते मान लेते हैं ये टेंशन फोर्स इधर होगा तो यहाँ पर इस तरह से इस पर टेंशन फोर्स, और ये जब चूंकि इसका टेंडेंसी इधर मूव करने का होगा तो इस पर अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इधर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। क्लियर बात है। अच्छा, इस फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं म्यू इंटू एन। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो नॉर्मल रिएक्शन को हम दिखा रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन, और इसका जो वेट होगा, इतना पार्ट का वेट कितना होगा, इतना पार्ट का मास हम लोग निकाल चुके हैं 3m/4। तो इसका वेट हो जाएगा 3m/4 इंटू जी। तो ध्यान दीजिएगा फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा म्यू इंटू एन, तो म्यू इंटू 3m/4 इंटू जी। अब क्लियर बात है, ये फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू टेंशन के बराबर होगा, टेंशन का वैल्यू m/4 के बराबर होगा। मतलब कहने का मतलब है फाइनली वी हैव क्या होगा, ये म्यू इंटू 3m/4 इंटू जी। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसका वैल्यू जो है इसके इस पार्ट के वेट के बराबर m/4 जी के बराबर होना चाहिए, तभी ये रेस्ट में रहेगा। चलिए बहुत ही क्लियर है, बहुत ही आसान है। मतलब हमारे पास फाइनली रिलेशन क्या आ गया, म्यू इंटू 3m/4 इंटू जी इक्वस टू m/4 इंटू जी, m/4 इंटू जी। अब यहाँ से बहुत सा चीज़ कैंसिल है, आप समझ सकते हैं m/4 इंटू जी, यहाँ से दोनों तरफ कैंसिल हो गया। म्यू का वैल्यू 3 म्यू बराबर 1 हो गया, मतलब म्यू का वैल्यू 1/3 हो गया। इसका मतलब म्यू का वैल्यू आपका आ जाएगा 0.33 इज योर आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है स्टूडेंट, इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ मास m in terms of if there is no friction between the surface and block M, and B if the frictional force on M is F. Assume the pulley to be weightless and frictionless. चलिए ठीक है, दो सिचुएशन इस इनफैक्ट दो पार्ट है इस क्वेश्चन का। पहले वाले पार्ट में आप सिचुएशन देख सकते हैं, यहाँ पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ। दूसरे वाले पार्ट में ये रफ सरफेस पे रखा हुआ है और इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो F लग रहा है। हम लोगों को दोनों ही केस में क्या निकालना है, ये जो ब्लॉक M मास का है इसका एक्सेलरेशन हम लोगों को निकालना है। एक एक करके देखते हैं। ये पार्ट A हो गया, यहाँ पे बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं। अगर इस पर F फोर्स हम लगा रहे हैं,
क्लियर है। इसका एक्सेलरेशन हम लोगों को मान लेते हैं ये ए से मूव कर रहा है, तो ये एफ फोर्स लगा रहे हैं तो इसमें क्या होगा, टेंशन होगा। देखिए ये सेम स्ट्रिंग है, इसका मतलब टेंशन दोनों तरफ सेम होगा। अगर इधर टी आया तो इधर भी टी आएगा, मतलब इस पर ये कितना टी लगेगा। और इसी टेंशन फोर्स के चलते इनफैक्ट इस पर नेट फोर्स इसको इस डायरेक्शन में मिलेगा, नेट एक्सेलरेशन, और ये मूव करना शुरू करेगा। क्लियर है। मतलब इसका नेट एक्सेलरेशन की बात करें इस केस में, तो इसका नेट एक्सेलरेशन इस पर भाई तो एक ही फोर्स लग रहा है टी, ये तो रफ स्मूथ सरफेस पर चल रहा है, तो टी डिवाइडेड बाई एम। अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, फोर्स और भी लग रहा है एम जी नॉर्मल डायरेक्शन ही तो, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है तो दोनों बैलेंस है, तो ये लग रहा है। हम लोगों को अब क्या निकालना होगा, टेंशन का वैल्यू निकालना होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोगों को एफ के टर्म में निकालना है। अब साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और हम लोगों को दिया हुआ है, चूंकि वेटलेस है, इसका मतलब है कि इस पर नेट फोर्स जीरो लग रहा होगा। एफ इक्वल्स टू एम ए से मास जीरो, मतलब कि नेट फोर्स एफ का वैल्यू जीरो हो गया। मतलब इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक एफ फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर टी प्लस टी इधर दो लग रहा है, मतलब 2t इक्वल्स टू एफ, टी प्लस टी 2t इक्वल्स टू एफ के बराबर होगा। यहाँ से मतलब t का वैल्यू कितना हो जाएगा, f/2 होगा। इसलिए एक्सेलरेशन का वैल्यू अब हम लोग t/m जो ये आया, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, t के जगह पे लिखेंगे f/2, तो f/2 नीचे आ जाएगा, मतलब f/2m इज योर आंसर। इस केस में इसका एक्सेलरेशन इतना हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर इस केस में देखते हैं इसका एक्सेलरेशन, अगर हम इस केस में a' मान लेते हैं, कैसे सोचते जाएंगे, कैसे बढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो भाई इसका नेट एक्सेलरेशन हमको निकालना है, तो देखेंगे इस पर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है। यहाँ पर ये एफ फोर्स आपको दिया हुआ है, ये इधर टी होगा, इधर टी होगा, तो इधर टी होगा, ये आप समझ रहे हैं। क्लियर है। नेट फोर्स जीरो होगा चूंकि वेटलेस है। अब यहाँ पर इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक इधर एफ लग रहा है, इधर एक टी लग रहा है, इधर इसका मोशन है, मतलब इस पर नेट फोर्स हो गया टी माइनस एफ फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाई इसका मास। अब हम लोगों का टारगेट क्या होगा, टी का वैल्यू एफ के टर्म में निकालना। तो अगेन आप यहाँ भी समझ सकते हैं, यहाँ भी टी प्लस टी 2t इक्वल्स टू एफ है, मतलब कि टी का वैल्यू मतलब 2t इक्वल्स टू यहाँ भी एफ है, इसलिए टी इक्वल्स टू f/2। इसलिए जो एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा इस केस में टी के जगह पे हम लोग लिख देंगे f/2 माइनस एफ डिवाइडेड बाई एम, मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा f-2f डिवाइडेड बाई 2m इज योर आंसर। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है स्टूडेंट, इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक m2 इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स एंड द सरफेस इज 0.2, टेक m1 2 kg, m2 6 kg, f का वैल्यू 93 न्यूटन, g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। पुली इज स्मूथ एंड वेटलेस। चलिए ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिचुएशन में स्टूडेंट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये आपका दिया हुआ है, जिस सरफेस पे रखा हुआ उसका 0.2 दिया हुआ है, ये m2 है जिसका मास दिया हुआ है 6 kg, और इसी का एक्सेलरेशन हम लोगों को निकालना है, a6 हम लिखते हैं यहाँ पे। ये m1 है जिसका मास आपको 2 kg दिया हुआ है। चलिए इस पर 93 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना है। जाहिर सा बात है भाई, फोर्स जैसे ही लगाएंगे तो ये मूव करना शुरू करेगा, जिसके चलते फाइनली आप समझ सकते हैं ये एक्सेलरेशन भी मूव करना शुरू करेगा। अच्छा, दोनों का एक्सेलरेशन यहाँ पर सेम होगा? नहीं होगा, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। और कितना एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा या रिलेशन क्या होगा, ये बहुत आसानी से हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में इस तरह का काम किए हैं, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट कि एक्सेलरेशन ही देख लेते हैं कि भाई दोनों का एक्सेलरेशन सेम है या अलग अलग है, ये हम लोग देख लेते हैं। कौन कौन सा फोर्स यहाँ पर लगेगा, 93 न्यूटन जैसे ही इस पर लगेगा तो ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन प्रोड्यूस होगा, तो इसमें मान लेते हैं टी वैल्यू का टेंशन प्रोड्यूस होगा। अब चूंकि ये पुली जो है वेटलेस है, तो इस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब इस पर इस डायरेक्शन में अगर ये टेंशन फोर्स इस पर इधर टी लग रहा है, तो यहाँ पर इधर t/2 लगेगा और इधर भी t/2 हो जाएगा, तभी तो फिर दोनों मिलकर फिर इधर इसके t के बराबर हो जाएगा, नेट फोर्स इस पर जीरो हो जाएगा। अब अगर इस स्ट्रिंग में यहाँ पर t/2 हो गया, तो इस पर भी यहाँ पर इस डायरेक्शन में टेंशन कितना लग जाएगा, t/2 लग जाएगा। चलिए ठीक है। अब जब टेंशन का वैल्यू हम लोगों को पता चल गया कि इस पर कितना टेंशन लग रहा है, टी वैल्यू का इस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है, इस पर टेंशन कितना लग रहा है, t/2 वैल्यू का उस डायरेक्शन में लग रहा है टेंशन, ठीक है। तो जब टेंशन का वैल्यू हम लोगों को पता चल गया, तो दोनों का एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होगा ये हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। पहले बहुत बार इस तरह का काम किए हैं। मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन अगर a1 है और इसका एक्सेलरेशन a2 है, ये तो पक्का बात है, दोनों इस तरह से मूव करेगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा t.a, ये बहुत बार इस तरह का ये सब फॉर्मूला या ये सब कंसेप्ट जो है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में हम डिटेल यूज कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने बनाया है। इसके लिए हम लोग लिखते हैं, चूंकि टेंशन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे माइनस लिख देंगे, टेंशन कितना है t इंटू इसका एक्सेलरेशन कितना है a1। क्लियर है। चलिए प्लस अब इसके लिए लिखते हैं, इसके लिए टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो प्लस हम लोग लिख लिए। इसके लिए टेंशन कितना है t/2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है a2। देखिए यहाँ से बहुत आसानी से हम लोग रिलेशन निकाल लेंगे, -a1 t का टर्म कैंसिल हो गया, प्लस
A2/2 इक्वल्स टू 0, मतलब कि आपका A2 जो हो गया वो 2A1 के बराबर हो गया। A2 का जो वैल्यू है एक्सेलरेशन, इसका जो वैल्यू है ये इसका डबल होगा, 2A1 के बराबर होगा। कहने का मतलब है, मान लेते हैं अगर इसका एक्सेलरेशन A है तो इसका एक्सेलरेशन कितना स्टूडेंट हो जाएगा, 2A हो जाएगा। क्लियर है। अभी आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको रियलाइज हम करवाएंगे कि ये रिलेशन हम लोगों को ऐसे भी ज़रूरत पड़ता है निकालने के लिए। क्लियर है। चलिए अब हम लोग एक एक करके अब हम लोग क्या करेंगे भाई, सिंपल सा कंसेप्ट है, हम लोगों को निकालना है ये A का वैल्यू। A का वैल्यू अगर हम लोग निकाल लेंगे तो 2A का वैल्यू निकाल लेंगे। 2A का वैल्यू मतलब इसका एक्सेलरेशन निकल जाएगा। A का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर और भी अननोन है। कौन सा अननोन है, T। मतलब यहाँ पर दो अननोन है एक तरह से देखा जाए तो, एक है टेंशन T और एक एक्सेलरेशन A। मतलब हम लोगों को दो फॉर्मूला चाहिए, दो रिलेशन चाहिए। तो दो रिलेशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ, हम दोनों ब्लॉक के लिए लगा देंगे। एक इस ब्लॉक के लिए लगा देंगे, एक इस ब्लॉक के लिए लगा देंगे। क्लियर बात है। अब रियलाइज कीजिए कि भाई एक्सेलरेशन में रिलेशन जानना क्यों जरूरी था। अगर आप इसको सिंपल A2 और आपको अगर रिलेशन पता नहीं होता तो एक यहाँ पर एक A1 एक अननोन होता, एक यहाँ पर A2 अननोन होता, एक आपका T अननोन होता, लेकिन आपके पास रिलेशन आपको मिलता दो ही, दोनों ब्लॉक से दो ही रिलेशन मिलता, तो फिर निकालना तो मुश्किल हो जाता, तीन अननोन है। तो इसलिए भी हमको एक्सेलरेशन का रिलेशन चाहिए था, सो दैट कि उसको एक ही वेरिएबल A में कन्वर्ट कर दिए। ये A है तो ये 2A है। क्लियर है। चलिए अब फोर्स दिखा देते हैं, कौन कौन सा फोर्स। यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स भी दोनों पर लग रहा होगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए हम फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में, ये फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और इस फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू हम लोग यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एन। म्यू का वैल्यू कितना है 0.2। एन का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, mg के बराबर। mg इसका कितना होगा, m मास 6 है, g का वैल्यू 10 है, तो ये 6 दूनी 12 मतलब 12 न्यूटन। इस पर इस डायरेक्शन में 12 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। अच्छा इस पर इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ध्यान दीजिएगा। ये हम लोग निकाले रिलेशन, इसको थोड़ा सा बॉक्स में डाल देते हैं, कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में इस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। ये म्यू कितना है 0.2, सेम सरफेस पे रखा हुआ इंटू एन, मतलब एन का वैल्यू mg के बराबर। m कितना है इसका 2 kg, g का वैल्यू 10, मतलब ये 2 दूनी 4 मतलब 4 न्यूटन। इस पर 4 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है। चलिए ठीक है। तो नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके दोनों के लिए लिख देते हैं। ये 6 kg वाले के लिए अगर हम लोग रिलेशन लिखेंगे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इस पर इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है, कितना लग रहा है, एक T/2 इधर लग रहा है, एक 12 न्यूटन का इधर लग रहा है, मतलब ये हो जाएगा T/2 माइनस 12, T/2 माइनस 12 इक्वल टू इसका मास कितना है 6 इंटू इसका एक्सेलरेशन कितना है 2a। ये पहला रिलेशन हो गया। क्लियर बात है। एक ही अननोन है T और A, मतलब दो अननोन है। चलिए एक दूसरा रिलेशन चाहिए ऑल्सो। दूसरा हम लोग किससे ले आएंगे, इस वाले ब्लॉक से। इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो ध्यान दीजिएगा इस पर एक 93 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, एक T न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, एक 4 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, मतलब नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, तो 93 माइनस T माइनस 4 इक्वल टू इसका मास कितना है 2 kg और इसका कितना एक्सेलरेशन है, ये A एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, मतलब 2 इंटू A। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। सिंपल दो ही अननोन है T और A, और ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो T और A का वैल्यू निकल जाएगा, मतलब A का वैल्यू निकल जाएगा। तो सॉल्व करने पर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, तो सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट देख सकते हैं A का वैल्यू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है, लेकिन हम लोगों को निकालना है इसका एक्सेलरेशन, और इसका एक्सेलरेशन एक्चुअल में 2A है, मतलब 2 इंटू 2.5 मतलब इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 इनफैक्ट किसी से रिलेटेड है, कह रहा है इन द अबव क्वेश्चन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ इफ द ब्लॉक M1 विल हैव एन एक्सेलरेशन इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर स्टूडेंट सेम सिचुएशन अब दिया हुआ है यहाँ पर, लेकिन आपको क्या पूछ रहा है कि अब कितना फोर्स इस पर लगाया जाए। पहले वाले पार्ट में इसका दिया हुआ था 93 न्यूटन, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है कि कितना फोर्स लगाया जाए सो दैट कि ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करना शुरू कर दे। ये हम लोगों को निकालना है। चलिए अब चूंकि बाकी सारा चीज़ सेम है, आप समझ सकते हैं, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम उसी सरफेस पे रखा हुआ है, मास भी सबका सेम है, तो इस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ये इतना कैलकुलेट कर चुके हम लोग, ये उतना ही लगेगा, ठीक है। इस पर भी इतना वैल्यू का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साथ ही साथ हम लोग इसके पहले वाले पार्ट में देखे थे कि इसका जितना एक्सेलरेशन होगा इसका उसका डबल हो जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जितना डेटा दिया हुआ उससे हम लोग इतना लिख सकते हैं। बाकी चूंकि वेटलेस वगैरह आप समझ रहे हैं, तो अगर इधर टेंशन T लग रहा है तो इधर T/2 सब चीज़ सेम रह जाएगा। हम लोगों को निकालना है अब इस सिचुएशन में, जब इतना एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहा है, सब दिया हुआ इतना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो F का वैल्यू कितना होगा ये हम लोगों को निकालना है। चलिए तो हम लोग जाहिर सा बात है यहीं पर हिट करेंगे, F का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, तो वी हैव, ध्यान दीजिएगा
ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन पता है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो इस पर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है, नेट फोर्स इस पर ध्यान दीजिएगा, नेट फोर्स कितना लग रहा है, एफ माइनस, ये इधर एफ लग रहा है, इधर लग रहा है एक टी वैल्यू का, इधर एक लग रहा है 4 न्यूटन का, तो एफ माइनस टी माइनस 4 इक्वल्स टू इसका मास कितना है 2 और कितना एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेशन से 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, मतलब यहाँ से ध्यान दीजिएगा एफ माइनस टी माइनस 4 ये इक्वल्स टू 8 हो गया, 8 4 12 हो गया, मतलब एफ माइनस टी इक्वल्स टू 12, मतलब कि एफ का वैल्यू कितना आ गया 12 प्लस टी, 12 प्लस टी, हम लोगों को यही एफ का वैल्यू निकालना है। तो इतना पहले हम लोग करेंगे और यहाँ से हम लोगों का दिमाग जो है क्लिक करेगा ये अच्छा अब हम लोगों को टेंशन का वैल्यू निकालना पड़ेगा, टेंशन का वैल्यू निकाल लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, एफ का वैल्यू निकल जाएगा। टेंशन का वैल्यू हम लोग कहाँ से निकालेंगे, तो भाई यहाँ से निकालेंगे, कोई और रास्ता कोई और ऑप्शन नहीं है, इसके लिए न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इक्वल्स टू ए में हम लोग यूज करेंगे, तो ऑल्सो और वहाँ से टेंशन निकलना चाहिए। देखते हैं अब इसका एक्सेलरेशन हम लोगों को पता है, तो इस पर इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लग रहा है लिखते चले जाते हैं। इस डायरेक्शन में एक t/2 लग रहा है, तो t/2 माइनस इस डायरेक्शन में अब एक ही फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स माइनस 12 इक्वल्स टू इसका मास कितना है 6 इंटू इसका एक्सेलरेशन कितना है 8, एफ इक्वल्स टू एम। क्लियर है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये t/2 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 8 छक 48 और ये माइनस 12 उधर प्लस गया 49 50 10 60, मतलब ये 60 हो गया, इसलिए t का वैल्यू कितना निकल गया 120 न्यूटन t का वैल्यू निकल गया। तो यहाँ से हम लोग f का वैल्यू निकाल लेते हैं, f का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 प्लस 120 मतलब 130 न्यूटन इज योर आंसर।